आज की डेट में 80% भारतीय घरों में या तो एसी लगा हुआ है या लगवाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में दिक्कत ये आती है कि एसी के अराउंड जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह लोगों को नहीं पता है। जैसे कितने टन का लगवाएं, कहां लगवाएं, कौन सा लगवाएं और जो भी लगवाएं लगवाते हुए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत ना हो, वो क्या क्या बातें हों। लेकिन आप फिक्र मत करिए क्योंकि आप आए बिल्कुल सही वीडियो में जहां ये 4 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझा दिए जाएंगे अगले 10 से 15 मिनट में। और उसके बाद जब भी आप अपने घर में एसी लगवाओगे आपको अच्छे से पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान जो सीईओ और फाउंडर है 91 होम्स का। 91 होम्स जो एक इंटीरियर डिजाइन एंड आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपना घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक सीधा आप हमारी टीम से जुड़ जाएंगे और हमारी टीम आपके घर का पूरा इंटीरियर डिजाइन करके दे सकती है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को आरंभ। सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर एसी लगवाना तो कितने टन का लगवाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप दुकान पर जाएंगे सबसे पहला यही सवाल आपके सामने आने वाला है। तो उसके लिए मैं पहले आपको एक थंब रूल बताता हूं, फिर उस थंब रूल में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकते हैं वो आपको समझाता हूं। तो थंब रूल ये है कि अगर आपका एरिया 120 स्क्वायर फीट से कम है, तो स्क्वायर फीट कैसे नापना है वो आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ करो स्क्वायर फीट आ जाता है। अगर 120 से कम है तो आपको जाना है 1 टन के एसी में। अगर 120 से 180 के बीच में है तो आप जा सकते हो 1.5 टन के एसी में। अगर 180 और 240 के बीच में है तो आपको चले जाना है 2 टन के एसी में। 240 से 300 के बीच में आप जा सकते हो 2.5 टन के एसी में। और 300 से 400 के बीच में आपको जाना होगा 3 टन के एसी में। और अगर एरिया इससे भी बड़ा हो गया तो ऑफकोर्स आप मल्टीपल एसी लगवाएंगे और उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है अब आपको अच्छे से पता है। लेकिन ये एक रूल ऑफ थंब है, एग्जैक्ट साइंस नहीं, क्योंकि इसमें कुछ एक चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला जो चेंज आ सकता है वो ये कि अगर आपका एरिया 2 या 3 तरफ से धूप से घिरा हुआ है, यानी वहां किसी न किसी पॉइंट पर धूप आती है तो कमरा गर्म जल्दी होगा। ऐसे में आपको अपनी जो एसी की टन है वो 0.5 से बढ़ाते चलनी है। यानी जहां आप 1 टन का लगवाने वाले 1.5 का लगवा लीजिए, 1.5 का जहां लगवाना है 2 का लगवा लीजिए, 2 का जहां लगवाना है 2.5 का लगवा लीजिए। ऐसे ही आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपका जो कमरा है वो सबसे टॉप फ्लोर पर है, यानी आपके कमरे के ऊपर कोई और फ्लोर नहीं है और वहां सीधे टेरिस या रूफ है, तो भी आपको 0.5 से अपनी जो एसी की टन है जो बढ़ानी पड़ेगी। 2.5 का 3 कर दो, 2 का 2.5 कर दो। तो इस तरह से आपको ये रूल थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा अपने हिसाब से। चलो अब आपको अच्छे से पता है कि कितने टन का एसी आपको लेना चाहिए। अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पर कि कौन सा एसी लेना चाहिए। एसी मोटे मोटे 4 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। सबसे पहला आता है विंडो एसी, फिर आता है स्प्लिट एसी, फिर आता है कैसेट एसी। वैसे कैसेट एसी स्प्लिट के एक प्रकार ही होता है लेकिन फिर भी हम उसको अलग लेके चलते हैं क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो तीसरा हो गया कैसेट एसी और चौथा हो गया मल्टी स्प्लिट एसी, जिसमें VRF और VRV भी आता है। नहीं समझ आ रही है टर्म्स, कोई नहीं, वीडियो में आगे समझ आ जाएंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं विंडो एसी की, जो सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म एसी है। सबसे सिंपल है, सस्ता है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू मेंटेन है, यानी हर चीज में बहुत ज्यादा आसान है। इसकी सर्विसिंग की बात करें तो सर्विसिंग भी आपको इसमें सबसे ज्यादा कम पड़ेगी बाकी एसी के मुकाबले। लेकिन अगर आप इसके साथ आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं तो मेरी 3 एडवाइस आपको माननी पड़ेंगी। सबसे पहले एडवाइस है कि इसकी जो पोजीशनिंग है वो ऐसी जगह पे रखें जहां पर सीधे सीधे घर के बाहर से 1-2 घंटे धूप आती हो चलता है, लेकिन उससे ज्यादा धूप ना आए। अगर लगभग पूरे दिन यहाँ धूप बनी रही और एसी की बॉडी बाहर से गर्म होती रही तो इसकी जो कैपेसिटी हो सीधे सीधे 50% रिड्यूस हो जाएगी आपके घर को ठंडा करने की। तो इसलिए हमेशा ट्राई करें कि ये एसी जहां भी आप इंस्टॉल करें उसके ऊपर कोई छज्जा हो, बालकनी हो, यानी किसी न किसी का शेड हो, या फिर इसकी पोजीशनिंग इस डायरेक्शन में हो कि उसमें 1-2 घंटे की धूप हो, सुबह की धूप हो, शाम की धूप हो, ठीक है, दोपहर की धूप कम से कम पड़े। लेकिन ऐसे में सवाल आता है नहीं भाई हमारे तो विंडो ऐसी जगह पर है जहां लगभग पूरे दिन धूप आती है, ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में आपको इस तरह के आर्टिफिशियल शेड बनवाना होगा। ज्यादा खर्चा नहीं भी होता, बहुत आसानी से बन भी जाता है। ये धूप से तो बचाता है, साथ ही साथ पानी से भी बचा लेता है आपके एसी को। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जहां भी आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं इसके पीछे की तरफ आपको लगभग 20 इंच का स्पेस खाली रखना होगा जहां से हीट छोड़ सके। अगर आपने उससे कम स्पेस कर दिया तो इसकी हीट जो है वो ठीक से निकलेगी नहीं, आगे सर्विसिंग में भी दिक्कत होगी और प्लस इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो घट जाएगी। ये वाला पॉइंट मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो किसी गैलरी वगैरह में इंस्टॉल करने का ट्राई करें। तो गैलरी अगर बहुत ज्यादा पतली है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसके पीछे 20 इंच की स्पेस तो आपको देनी पड़ेगी। लास्ट चीज जो विंडो एसी में आपको ध्यान रखनी है वो है इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। क्या होता है कुछ साल बाद ये विंडो एसी बहुत ज्यादा आवाज करने लगता है और हमें ऐसा लगता है शायद विंडो एसी खराब है, उसके अंदर से आवाज आ रही है। हाँ, अंदर भी खराबी हो सकती है, उस वजह से आवाज आ सकती है, लेकिन ऐसे केस बहुत कम होते हैं। 100 में से 20% टाइम ऐसा होता है जब एसी के अंदर कोई दिक्कत है। 80% टाइम ऐसा होता है कि वो वहां से ढीला हो चुका है या विंडो के जो कब्जे हैं वो ढीले हो चुके हैं, उसके जो ग्लास है वो ढीले हो चुके हैं और पूरी की पूरी विंडो वाइब्रेट कर रही है आपके एसी के साथ, इसलिए ज्यादा आवाज बन रही है।
तो इस चीज का खास आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए इंस्टॉल करवाते वक्त अच्छे से ध्यान रखिए कि जहां भी एसी इंस्टॉल हो रहा है ऑब्वियसली विंडो का साइज और एसी का साइज अलग अलग हो सकता है। तो आपको साइड में सिर्फ टेम्परेरी पैकिंग नहीं करनी है किसी कार्डबोर्ड से या फॉर्म से, आपको लकड़ी के लॉक्स लेने हैं, उसको अच्छे से पैक करवाना है ताकि ये बिल्कुल भी वाइब्रेट ना करे। इसके अलावा ये भी ध्यान रहे कि अगर पूरी विंडो में कहीं भी ग्लास लगा हुआ है तो बिल्कुल भी हिल ना रहो, वो अपनी जगह पे बिल्कुल जाम हो, क्योंकि जैसे ही ये एसी चलेगा वो जो ग्लास हो काफी तेज वाइब्रेट करेगा और उसकी साउंड आपको इरिटेट करेगी। ये बोलते बोलते एक और पॉइंट मेरे ध्यान में आया अभी वो ये कि जब भी हम विंडो एसी लगाते हैं तो वहां पे एक बहुत मेजर समस्या देखने को मिलती है कि वहां पर हमें अगर कोई कर्टेन लगाना है तो दिक्कत हो जाती है। भाई कर्टेन खोल के एसी ऑपरेट होगा और कर्टेन बंद करते हैं तो एसी में दिक्कत आएगी और तभी नीचे की लाइट रुक पाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जहां भी आप ये विंडो एसी लगा रहे हो आसपास आप उसके ब्लाइंड्स का यूज करो, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और वहां कर्टेन का यूज आप अवॉइड कर सकते हो। साथ में कोई गेट है, ठीक है, वहां कर्टेन यूज कर लिया, लेकिन विंडो का जो बाकी सेक्शन बचा वहां पर आप ब्लाइंड्स का यूज करिए, ना कि कर्टन्स का। इसके साथ ही विंडो एसी की बात हुई खत्म। अब चलते हैं इससे थोड़े अलग एसी में, जो है स्प्लिट एसी। विंडो जहां एक जगह पे फिक्स रहता है, स्प्लिट का ये कि इनर यूनिट आउटर यूनिट कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये आपस में कनेक्ट रहते हैं और आप इसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको स्प्लिट एसी के साथ जाना है तो आपको मेरी 5 बातें ध्यान रखनी होगी, और ये अगर ध्यान नहीं रखी तो आगे आपको मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहली बात है कि जब भी आप इसकी इनर यूनिट की पोजीशनिंग डिसाइड कर रहे हो, मेक श्योर कि ऊपर वाला जो सीलिंग है, यानी जहां आपकी फॉल सीलिंग आ रही है, आपकी जो मदर स्लैब होगी, उससे ये 6 इंच नीचे की तरफ होना चाहिए। 6 इंच मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड होता है ताकि जो हवा है वो ऊपर से सक कर पाए और तभी वो नीचे से दे पाएगा। अगर हम कई बार हाइट चक्कर में इसको ऊपर कर देते हैं तो हवा की फ्लो में दिक्कत आती है और आपका जो एसी है उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है। तो मेक श्योर कि आपका जो भी सीलिंग लेवल आ रहा है, चाहे वो फॉल सीलिंग का लेवल या मदर स्लैब का लेवल हो, उससे कम से कम ये 6 इंच डाउन तो रहनी चाहिए। इससे हवा का जो सर्कुलेशन होता अच्छा बनेगा, बाद में आपको सर्विसिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। अब साथ में से चलते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात यह है कि आउटर यूनिट और इनर यूनिट में 20 फीट से ज्यादा का पाइप यूज नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर यूज हो रहा है तो आपके एसी की कूलिंग कैपेसिटी गिरती चली जाएगी। तो जब भी आपको पोजीशन डिसाइड करनी है, मेक श्योर आउटर यूनिट और इनर यूनिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 फीट से ज्यादा ना हो। अच्छा हाँ, लेकिन 20 फीट ऐसे नहीं ना अपना कि अपने एसी के इनर यूनिट और आउटर यूनिट को ऐसे मेजर कर लिया कि हाँ भाई ये तो उससे कम आ रहा है। आपको देखना है कि आपको जो पाइप है, क्योंकि पाइप घूम कर जाएगा, वो कितने फीट का जा रहा है, वो 20 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो आपको याद रखनी हो ये कि आउटडोर यूनिट आप जहां भी लगा रहे हो उसके आगे 20 इंच का ओपन स्पेस होना चाहिए ताकि जो हीट है वो आराम से निकल सके, उसमें कोई भी बाधा ना आए। चौथी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इंडोर यूनिट से 2 चीजें निकलेंगी, एक कॉपर वायर और एक ड्रेन पाइप। वो जहां से भी निकले आपको वहां की लेनी एक फोटो, क्योंकि बाद में क्या होता है, एक बार दीवार की फिनिशिंग होगी, पेंट वगैरह सब हो गया, आपको पता नहीं चलता कि वो कॉपर वायर या वो ड्रेन पाइप कहां से गया हुआ है। ऐसे में आप कोई सीनरी टांग रहे, कोई फोटो टांग रहे, कोई टीवी यूनिट इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ और लगा रहे हैं, आप कई बार उसमें कील मार देते हैं, और जब मारते हैं तब पता नहीं चलता अनफॉर्चुनेटली। एक टाइम तक उसमें पानी इकट्ठा होता रहता है, कूलिंग में दिक्कत आती रहती है, और लास्ट में जब डैमेज हो चुका होता है दीवार के अंदर, आपको रियलाइज होता है भाई गड़बड़ हो गई। उस टाइम पे खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दीवार को पूरा पैच निकालना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, फिर दीवार को दोबारा रिपेयर करना पड़ता है। तो मतलब एक लंबा प्रोसेस है और थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ऐसा ना हो तो आपको पहले एक फोटो ले लेनी है ताकि आपको याद रहे कि आपकी पाइप कहां से गई हुई है। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है द क्वालिटी ऑफ ड्रेन पाइप। जब भी ड्रेन पाइप जाए या आपको जो वेंडर वो लेकर आए, आपको 2 फीट का एक पाइप लेना है, उसको मोड़ के देखना है, वो टूटना नहीं चाहिए। और इसी के साथ स्प्लिट एसी का सेक्शन भी होता है खत्म। अब चलते हैं अगले एसी में, जो वैसे स्प्लिट ही है एक तरह का, लेकिन उसको कहते हैं कैसेट एसी, जो कुछ ऐसा दिखता है। अब कैसेट एसी बड़ी इनोवेटिव चीज है, क्योंकि इसको हम सीलिंग पर लगाते हैं। अब चाहो तो फॉल सीलिंग के साथ लगा सकते हो, जो घरों के अंदर अक्सर लगती हैं, या ऑफिस लुक दे सकते हो, या थोड़ा इंडस्ट्रियल लुक दे सकते हो। इसको सीधे सीधे ओपन में लगाकर और फास्टनर से सीधे टाइट कर दिया जाता है अपनी मदर स्लैब पर। इसका एक बहुत मेजर बेनिफिट ये है कि अगर वॉल पर आपके पास कहीं स्पेस नहीं है या आपको सेंटर में कहीं देना है जहां चारों तरफ हवा फेंक सके, तो कैसेट एसी आपकी चॉइस होनी चाहिए। अब इसको इंस्टॉल करवाते हुए स्प्लिट एसी में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सारे आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, लेकिन उसके अलावा 2 पॉइंट्स हो रहे हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। पहला पॉइंट ये कि डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने टन का एसी ले रहे हो, इसकी जो इनर यूनिट है वो 12 से 14 इंच मोटी हो सकती है, यानी आपकी जो फॉल सीलिंग है उतनी डाउन तो आएगी। उसके बाद इसको 3 इंच का स्पेस चाहिए अपने एसी के ऊपर की तरफ पाइपिंग वगैरह के लिए। तो यानी आपको लगभग 15 से 18 इंच का स्पेस देना होगा इसको अपनी मदर स्लैब से। तो जब भी आपकी फॉल सीलिंग होगी वो काफी डाउन आ जाएगी। तो या तो तब इंस्टॉल कराओ जब आपकी जो स्लैब है उसकी हाइट अच्छी खासी है, कि अगर 15 से 18 इंच स्लैब नीचे भी आ जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। या फिर आप इसमें कुछ इस तरह का इनोवेटिव डिजाइन दे सकते हो, जहां एक तरफ तो आपने अपनी फॉल सीलिंग को नीचे कर दिया लेकिन बाकी जगहों पे ऊपर रखा। ऐसे में आपको हाइट भी मिल गई और ये एसी आराम से इंस्टॉल भी हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको जब भी आप इंस्टॉल करवाओ, मेक श्योर कि जो वॉल है उससे कम 12 इंच की दूरी पर होना चाहिए,
12 इंच से कम हुआ तो इसकी जो हवा है अगर उसका फ्लो इस तरफ है तो दीवार पे टकराएगी और वहीं की वहीं वेस्ट हो जाएगी। इसको 12 इंच दूर रखना जरूरी है ताकि जो एयर का फ्लो है वो अच्छे से जा सके। यहाँ पर हमारा कैसिड एसी भी होता है खत्म, लेकिन हाँ इसके बाद दोबारा होगी जब मैं पोजिशनिंग वगैरह इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, उसमें इन सबको दोबारा बताऊंगा। लेकिन अब कैसिड एसी की बात चलते हैं मल्टी स्प्लिट एसी में, जो आप काइंड ऑफ स्प्लिट एसी का बड़ा भाई मानो। इस बेसिकली होता ही है कि जो आउट यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ एक रहती है और उससे मल्टीपल इंडोर यूनिट कनेक्ट कर दी जाती है। अब इसका मेजर फायदा ये है कि आपका स्पेस बहुत ज्यादा सेव होता है, क्योंकि आउटडोर यूनिट के लिए आपको जगह नहीं बनानी, बस एक जगह। हाँ आउटडोर यूनिट का बड़ा होता है, लगभग 3.5 बाय 3.5 का वो जगह चाहिए, वो आपने एक बार प्लेस कर दिया। उसके बाद पूरे घर में लगभग 8 एसी ये सपोर्ट कर सकता है। निर्भर करता है आपका मॉडल क्या है, 2 से लेकर 8 तक इसकी रेंज रहती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने मॉडल क्या लिया है, ये अप टू 8 एसी को सपोर्ट कर सकता है आराम से। अब इसमें भी अलग अलग टाइप आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना खर्चा करना चाहते हो। जो सबसे सिंपल वाला है वो ये है कि एक आउटडोर यूनिट लगी, उसमें अंदर अलग अलग इंडोर यूनिट बन गई और सारी की सारी ठंडी हवा दे पा रहे हैं नॉर्मली जैसे एसी चलते हैं। इसको कहते हैं VRF सिस्टम। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसमें ये होता है कि एक आउटडोर यूनिट लगी और बाकी इंडोर यूनिट लगी। लेकिन इंडोर यूनिट में एक को आप हीटर की तरह यूज कर सकते हैं, एक को आप एसी की तरह यूज कर सकते हैं। यानी एक कमरे में आप हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, दूसरे में कूलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और ये सारी की सारी एक मशीन से कनेक्टेड है। इसको कहते हैं VRV मल्टी स्प्लिट एसी। इससे थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे तो उसको भी VRV ही कहते हैं, लेकिन उसमें ये फीचर भी आपको मिल जाएगा कि इंडोर यूनिट में सिर्फ और सिर्फ इस तरह की यूनिट होना जरूरी नहीं, डक्ट एसी हो, कैसेट एसी हो, नॉर्मल एसी हो, किसी भी तरह का इनर यूनिट हो, ये सारी की सारी सेम आउटलेट से कनेक्ट हो जाएंगी। अब अगर आप डिसाइड करते हैं कि हमें ये वाला एसी लगवाना है, तो जो मैंने स्प्लिट और कैसेट एसी में बातें आपको समझाई वो तो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट और है जो आपको एडिशनल सोचना होगा। वो ये कि क्योंकि ये सारी की सारी सेम मशीन से कनेक्टेड है, तो उस मशीन में दिक्कत आई तो पूरे घर में उसका इफेक्ट आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा कि आप ये चॉइस लेना चाहते हो या नहीं, लेकिन अदरवाइज आप इससे कंफर्टेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, आप काफी ज्यादा स्पेस सेव कर सकता है ये वाला एसी। चलो अब आपको पता है कि कितने टन का एसी होना चाहिए, कौन कौन से एसी होते हैं जो आपको चाहिए होंगे, उन एसी में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, और उनको लगाते हुए क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए ये भी आपको पता है। अब चलते हैं अपने आखिरी भाग पर, जो है एसी की पोजीशनिंग, यानी एसी जब आपके रूम में लगे तो किस दीवार पर लगना चाहिए। अब इसमें मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने होंगे, लेकिन कई बार मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि सारे रूल्स फॉलो हो नहीं पाते, क्योंकि हर दीवार में फिर कुछ ना कुछ दिक्कत निकल जाती है। तो ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि हम एसी कहीं नहीं लगवाएंगे, कहीं तो लगवाना पड़ेगा। तो ये रूल्स मैं आपको बताऊंगा प्रायोरिटी वाइज। तो बेसिकली जब आप ये रूल सुनो तो आपको ऊपर के रूल्स तो पक्का फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सबसे पहला जो रूल है जो आपको फॉलो करना ही है वो ये कि एसी किसी भी ऐसी वॉल पर मत लगवाए जहां से आपकी बॉडी पर सीधे ठंडी हवा आ सके। अगर ऐसा किया तो आपने एसी लगवाया ठंडा होने के लिए, और आपकी जो नींद है वही ठंडी हो जाएगी, यानी आपको नींद ठीक से नहीं आ पाएगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को ये थोड़ा सा डिस्कंफर्टिंग लगता है कि ठंडी हवा बहुत टाइम तक उनके ऊपर आती रहे। तो ऐसे में आप ठीक से सो नहीं पाएंगे। तो आपको ये रूल तो फॉलो करना ही करना है। ये रूल एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग रूल है, यानी ये आप नहीं बदल सकते। दूसरा रूल है वो ये कि कहीं भी जहां पे मास्टर वॉल बनी हो वहां आपको एसी का यूज नहीं करना है। एक तो डिजाइन खराब होता है, वो तो चलो एक चीज है, लेकिन दूसरी ये भी दिक्कत है कि मास्टर वॉल पर कई तरह के एलिमेंट्स यूज हो सकते हैं। आपने हो सकता है वॉलपेपर करवा रखो, टेक्सचर वॉल करवा रखी हो, वुडन पैनलिंग करवा रखी हो, और कोई पैनलिंग करवा रखी हो। अब ऐसे में एसी में कल को कोई भी दिक्कत आती है या उसकी सर्विसिंग करने की जरूरत पड़ सकती है, तो आपकी पूरी वॉल को इफेक्ट हो सकता है। इस वजह से मास्टर वॉल आपको एसी के लिए अवॉइड करनी चाहिए। इस रूल को आप अपनी सेकंड प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, यानी अगर कोई रास्ता ना बचे तो ठीक है मास्टर वॉल पे कर सकते हैं इंस्टॉल, अदरवाइज मास्टर वॉल को अवॉइड करिए। थर्ड रूल आता है कि आपको किसी भी फर्नीचर पीस के ऊपर अपना एसी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, यानी कोई स्टडी टेबल आ गया, कोई और कंसोल आ गया, कोई टीवी यूनिट आ गया, कोई वार्डरोब आ गई। वैसे वार्डरोब के ऊपर तो जगह भी नहीं होती, लेकिन इसके अलावा कोई भी फर्नीचर यूनिट है उसके ऊपर एसी को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि कल को एसी में कोई भी दिक्कत आती है, उससे पानी गिरता है तो सीधे सीधे आपकी लकड़ी के सामान पे गिरेगा और खराब हो सकता है। प्लस जब भी आप ये वुडन वर्क वहां फिक्स करवाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई कील पाइप में चली जाए एसी के, और वो आप काफी डैमेज पहुंचा सकती है। तो ऐसे में आप ऐसी किसी वॉल को अवॉइड करिए जिसके नीचे फर्नीचर पीस बने हो। हाँ, हालांकि मैं इसको एक कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट की तरह लेता हूँ, यानी अगर रास्ता नहीं निकलता तो आप इस पॉइंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, थोड़े प्रिकॉशन लेके। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने पाइपिंग करी उसकी फोटो ले लीजिए, ताकि नीचे कोई भी फर्नीचर पीस लगे तो आपको पता हो कि कील कहाँ नहीं लगानी है। प्लस अगर कुछ एक बूंदे गिरती भी है तो आपकी सच्चाई ये है कि लकड़ी की जो फर्नीचर है उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अब बहुत अच्छी वाटर प्रूफिंग होने लगी है लकड़ी के सामान में भी। तो अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बहुत लंबी टाइम तक ना गिरे ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो अगर कोई रास्ता नहीं बचता है तो आप ऐसी जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इस वाले पॉइंट पर। अब ये तो मैंने वो जगह बता दी जहां इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि सबसे अच्छी जगह कौन है जहां इंस्टॉल किया जा सकता है। तो सबसे अच्छी जगह मुझे लगती है कि जहां भी आपका पेलमेंट बनने का स्कोप हो इस तरह का, उसके ऊपर आप एसी लगवाइए।
लुक देखने में बहुत अच्छी आती है और पाइप के लिए अच्छी खासी स्पेस बन जाती है पेलमेट के पीछे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा हमेशा ट्राई करें कि आपका जो भी एसी का इनर यूनिट है वो या तो बाथरूम की वॉल पर या ऐसे किसी वॉल पर हो जो बालकनी की तरफ खुल रही हो, ताकि उसका जो ड्रेन पाइप है वो बहुत लंबा ट्रैवल न करे, वो सीधे नीचे उतरे और ड्रेन में जा सके। अब अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि भाई इतने सारे रूल्स बता दिए, तो अब सीधे सीधे यही बता दो कि कौन से एसी अच्छे हैं मार्केट में, कौन से हमें यूज करने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पर एक लिस्ट दे रहा हूँ। ये वो एसी है जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा एनर्जी सेविंग है, इन्वर्टर एसी है, एफिशिएंट है, बहुत अच्छी कंपनी के हैं और इनकी गारंटी वारंटी भी अच्छी होती है। तो मैं अपनी टॉप 5 चॉइसेस आपको बता रहा हूं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको एसी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, जो आपको समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि शायद आप कुछ समझना हो जो मैंने समझाया हो, या ऐसा हो सकता है कि मैंने ही कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, तो आप प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं और मैं उनका जवाब वहां जरूर दूंगा। और कमेंट करने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक कमेंट कई लोगों को डाउट हो सकता है। तो आपके सवाल पूछने की वजह से और मेरे जवाब देने की वजह से कई हजार लोगों का डाउट क्लियर हो सकता है, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत करेंगे। बस जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आपको अपने घर के करवाने सुंदर सा इंटीरियर डिजाइन, तो नीचे एक लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, क्लिक करिए, सीधे हमारी टीम से आप जुड़ जाएंगे और हमारी टीम आपके घर का पूरा इंटीरियर डिजाइन करके दे सकती है। तो बस अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।